तो दो प्रोसेस में हमने रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखो, थर्ड केस क्या है? इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेट्स सपोज कि मैं तुम्हें बोल देता हूं कि एक तुम्हारा पानी है और उसको मुझे 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm से पहुंचाना है H2O 125 डिग्री सेल्सियस और 1 atm तक। ठीक है, प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर तुम्हारा चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल। ये प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल, जब तुम्हारे फेज चेंज के साथ साथ टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो पानी था वो लिक्विड में था और यहाँ पे जो पानी है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो, मैंने तुम्हें फॉर्मूले तो बता दिए, लेकिन तुम इनके लिए वे फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते। देखो, जब भी कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तुम्हें उस इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्सिबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इरिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी हाई होती है, लेकिन उस एंट्रोपी को तुम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। तुम्हें पहले इस इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्सिबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो मैं तुम्हें रिवर्सिबल के फॉर्मूले लिखवा रहा हूं फिर उसके बाद तुम्हें वो अप्लाई करने हैं। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, दिखने में तो तुम्हें ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस लग रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री पहुंचाना है, लेकिन इसके दौरान दो प्रोसेस हो गए। भाई, सबसे पहले तुम्हारा जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? अरे कुछ ना कुछ फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसी ना किसी टेम्परेचर पे, राइट? तो 25 डिग्री सेल्सियस से हमें कहाँ पहुँचाना है? 125 पे। तो इसमें तीन प्रोसेस होंगे। तीन प्रोसेस कैसे होंगे कि सबसे पहले हम अपने H2O को, लिक्विड को 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर कहाँ जाएंगे? H2O लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पर। राइट और रॉन्ग? यहाँ पे भी लिक्विड फेज है, यहाँ पे भी लिक्विड फेज है। अगर इसके लिए तुम्हारी एंथैल्पी चेंज देखी जाए या एंट्रोपी चेंज देखी जाए, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज, प्रेशर इक्वल टू तुम्हारा 1 atm ही है, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू तुम्हारा 1 atm ही है। एक बात बताओ, कौन सा प्रोसेस होगा? ये रिवर्सिबल प्रोसेस है कि नहीं है? ये रिवर्सिबल प्रोसेस है कि नहीं है, जिसमें तुम्हारा फेज सेम है, ये तुम्हारा फेज सेम है, लेकिन वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी भाई? एंट्रोपी हो जाएगी 2.303 NCP log T2/T1, या मैं सिंपल सा कहूँ यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस अपॉन में कितना आ जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस। इसको नाम दे देते हैं डेल्टा S1। मुझे पता है तुम्हें स्टेप लिखने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मेरी बात गौर से और ध्यान से सुन लो। अगर तुम लाइव पढ़ रहे होते तो मैं तुम्हें बता देता, तुम्हें जहाँ भी कन्फ्यूजन होती, लेकिन अभी मुझे तुम्हें रिकॉर्ड, पीछे बैठे हो तुम कैमरे के, मुझे खुद से एज्यूम करना पड़ता है कि तुम्हें क्या समझ में नहीं आया और क्या आ गया होगा। मुझे पता है कि तुम्हें इनमें इरिवर्सिबल से रिवर्सिबल बनाने में प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ दो टेम्परेचर का ध्यान रखो, दो टेम्परेचर वहाँ पे जहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, H2O 25 डिग्री सेल्सियस से तुम्हारा कहाँ पे पहुँचाना है? 125 तक। तो ये डायरेक्ट तो पहुँच नहीं सकता, लिक्विड है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले हम पानी को लिक्विड फेज में ही 25 से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाएंगे। फिर जो हमारा ये क्या हो गया? स्टेप फर्स्ट। स्टेप टू में हम क्या करेंगे कि जो H2O है वो किस में आ चुका है? लिक्विड फेज में आ चुका है। राइट और रॉन्ग? टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना है? 1 atm। इस H2O लिक्विड को हम किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? H2O वेपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर भी कितना होगा? 1 atm। बोलो ये सुनो। अब ये सेकेंड स्टेप है, अभी तुम्हें बताया है फेज ट्रांसफॉर्मेशन का कि वेरिएबल कांस्टेंट है, देख लो
वेरिएबल कांस्टेंट है, तो इसके लिए जो तुम्हारी डेल्टा S2 हो जाएगी कितनी हो जाएगी कि डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन में 100 डिग्री सेल्सियस, या मैं कहूं कि डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन में क्या आ जाएगा TB आ जाएगा। हो चुका, हमारी गैस वेपर में कन्वर्ट हो चुकी। अब थर्ड प्रोसेस देखो, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि हमें टेम्परेचर को पहुंचाना है कहां तक, 125 तक। तो हमारी H2O वेपर में कन्वर्ट हो चुकी है, टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, पहुंचाना कहां तक है H2O 125 डिग्री सेल्सियस तक। प्रेशर तुम्हारा फिर से कांस्टेंट है, प्रेशर तुम्हारा फिर से कांस्टेंट है, राइट, प्रेशर कांस्टेंट है, तो कौन सा लगेगा, तो डेल्टा S3 इस केस में कितना हो जाएगा 2.303 CP log T2/T1। बोलो यस और नो। मतलब ये पूरा का पूरा जो इरिवर्सिबल प्रोसेस तुम्हें गिवन था, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो तुम्हें गिवन था, तुमने उसको 3 स्टेप में कन्वर्ट किया। कितने, 3 स्टेप में कन्वर्ट किया, राइट। अगर वो बोलता पानी को 25 डिग्री सेल्सियस से तुम्हें 99 तक पहुंचाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तुम पहले वाला रूल लगा देते, क्योंकि यहाँ पे भी फेज सेम है लिक्विड, यहाँ पे भी फेज सेम है लिक्विड, तो तुम्हारा डायरेक्ट पहला फॉर्मूला लग जाता। लेकिन इसने इस रिवर्सिबल प्रोसेस में 2 प्रोसेस और कर दिए। पहले तो टेम्परेचर को 25 से 125 तक पहुंचा रहा है, और जब 125 तक पहुंचा रहा है तो इस प्रोसेस में लिक्विड तो लिक्विड में भी जा रहा है और लिक्विड फिर वेपर में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें कितने प्रोसेस हो गए, 3, कि पहले तो तुम्हें लिक्विड को लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन देखना पड़ेगा, फिर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते टाइम तब देखना पड़ेगा कितनी एंट्रोपी चेंज हो रही है, फिर वेपर की वेपर में टेम्परेचर इंक्रीज करे तो तब कितनी होगी वो देखना पड़ेगा। समझ में आया? तो इन्हीं स्टेप वाइज तुम्हें चलना है। अब देखो टोटल एंट्रोपी पूछ ले, तो टोटल एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगी सिस्टम की, बोलो भाई, टोटल एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगी सिस्टम की। तो अगर मैं टोटल एंट्रोपी चेंज देखूं सिस्टम का तो कितना हो जाएगा, बोलिए, अरे बोलो भाई। तो डेल्टा S अगर टोटल देखूं तो डेल्टा S1 प्लस के डेल्टा S2 प्लस के डेल्टा S3, तो ये हो जाएगी तुम्हारी टोटल एंट्रोपी चेंज। अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि टोटल एंथैल्पी चेंज कितनी हो जाएगी, तो उसके लिए भी क्या रूल होगा, डेल्टा H1 प्लस के डेल्टा S2 प्लस के डेल्टा S3। बोलो पहले स्टेप में क्या लगा दोगे, CP/DT निकाल दोगे, T2 माइनस के T1 प्लस के सेकंड क्या होता है डेल्टा H वेपराइजेशन तुम्हें गिवन ही होगी, प्लस के थर्ड स्टेप में फिर से वही लगा दोगे CP/T2 माइनस के T1। बोलो अगर तुमसे टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज देख ले तो ये भी यही होगी U1 प्लस के U2, U1 प्लस के U2 प्लस के U3। तो कुछ भी तुमसे पूछ ले रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में, तो पहले उसको रिवर्सिबल में कन्वर्ट करो, रिवर्सिबल में कन्वर्ट करने के बाद फिर तुम्हारे स्टेप बनेंगे, फिर उन स्टेप को सबको ऐड करो, तब तुम्हारी टोटल एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस की निकलेगी। मेथड एक ही है, चाहे तुम कोई भी प्रोसेस ले लो, तुम्हें इरिवर्सिबल से भी रिवर्सिबल प्रोसेस पे ही आना पड़ेगा। बोलो पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अब लेट सपोज मैं तुम्हें बोल देता हूं कि मैं बोल देता हूं, देखो जैसे तुम्हारे पास वाटर है, चलो बनाओ, जैसे मैं तुम्हें बोल देता हूं कि तुम्हारे पास पानी है और उस पानी को तुम -10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाओ, तो कैसे पहुंचाओगे, बोलो बोलो बोलो, अरे बोल दो, बोलो। मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे पास पानी है, वो -10 डिग्री सेल्सियस पे है, टेम्परेचर मान लो 1 atm कॉन्स्टेंट मान लो, और तुम्हें पानी को पहुँचाना है प्लस के 10 मान लो, चलो 40 मान लो, 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचाना है। देखते ही समझ गए होगे कि जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल है तो मुझे इसको रिवर्सिबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब मैं रिवर्सिबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मुझे किस प्रकार से चेंज करना होगा। अब देखो सबसे पहला स्टेप तुम्हें क्या करना पड़ेगा, H2O क्या है, सॉलिड, राइट। तो पहले तुम्हें H2O जो आइस होगा -10 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी वो सॉलिड ही होगा और यहाँ पे भी वो सॉलिड ही होगा।
अब सॉलिड सॉलिड है, फेज सेम है, तो सबसे पहला स्टेप में जो डेल्टा S1 लगाओगे तो क्या लगा दोगे, सॉलिड के केस में मास ही गिवन होता है मैक्सिमम, तो Mn या हीट कैपेसिटी मान लो Cp Ln T2/T1 लगा दोगे। अब सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो तुम्हारा H2O 0 डिग्री सेल्सियस पे है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। तो इसके लिए क्या लिख दोगे कि डेल्टा S2 इक्वल टू डेल्टा H फ्यूजन बाई Tm कर दोगे। थर्ड देखो, थर्ड पे क्या होगा, जब तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है, पानी तुम्हारा लिक्विड बन चुका है, अब पानी से कहाँ चले जाओ, जो फाइनल टेम्परेचर है, कितना है फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, लो खत्म कहानी। अब 40 डिग्री सेल्सियस तक तो पहुँच जाओगे तो तुम्हारा डेल्टा S3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Cp Ln T2/T1। और सुन लो मेरी बात, टेम्परेचर केल्विन में लेना है, टेम्परेचर को केल्विन में पुट करना है हमेशा, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में पुट करना है, कर लोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उन क्वेश्चन को बस समझ के इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्सिबल में इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करके और टोटल एंट्रोपी निकाल देनी है। बहुत इजी है, हार्ड कुछ नहीं होगा। टोटल एंट्रोपी क्या आ जाएगी, डेल्टा S1 प्लस के डेल्टा S2 प्लस के डेल्टा S3, ये तुम्हारी टोटल एंट्रोपी निकल के आ जाएगी, खत्म कहानी। क्लियर है 3 पॉइंट। चलिए नेक्स्ट स्टेप डालिए, डी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी, देखो ध्यान से, फोर्थ डालिए एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या है कि हम मिक्सिंग के लिए एंट्रोपी निकाल रहे हैं। दो कोई भी सब्सटेंस उन्हें आपस में मिक्स कर रहे हैं, कोई हॉट होगा कोई कोल्ड होगा, तो उनमें हम किस तरीके से एंट्रोपी चेंज देखें कि वो हम निकालने वाले हैं। तो इसमें देखो क्या क्या केस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि हम सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास आयरन है, Fe को हमने Fe में मिक्स कर दिया, Fe को हमने Fe में मिक्स कर दिया, एक का टेम्परेचर Tc होगा और एक का टेम्परेचर हाई होगा। जैसे तुमने Fe को किसी कॉपर में मिक्स कर दिया तो कितना तुम्हारी एंट्रोपी चेंज होगी वो तुम्हें स्टडी करना है। सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग हो सकती है। दूसरी कि लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग हो सकती है, कि दो लिक्विड है, तुमने लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग की और मिक्सिंग करने के बाद जैसे तुम H2O है, कोई 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, उसको तुमने H2O 80 डिग्री सेल्सियस में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद तुम्हारी टोटल एंट्रोपी चेंज क्या हुई, या तुम्हारे पास दूध है, मिल्क है, मिल्क को तुमने पानी में ऐड कर दिया, तो तब तुम्हारी टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगी, कैसे देखेंगे, वो आ जाता है लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग में। सी पॉइंट कि हम चाहे तो सॉलिड इन लिक्विड मिक्स कर सकते हैं, कि अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डाल दें तो उसमें एंट्रोपी क्या होगी। जैसे अब इस सॉलिड इन लिक्विड मिक्सिंग में दो केस आ सकते हैं। दो केस क्या है कि पहला केस तो ये है कि जो तुमने सॉलिड लिया है वो डिसॉल्व नहीं हुआ, वो क्या है, डिसॉल्व नहीं हुआ। और जब वो डिसॉल्व नहीं हुआ तो उसका एग्जांपल कैसे हो सकता है, जैसे Fe तुमने पानी में डाल दिया, जैसे तुमने कॉपर को पानी में डाल दिया, तो ये क्या होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे, कोई डिसॉल्व नहीं हो रहा, राइट। लेकिन अगर तुम्हारा सॉलिड डिसॉल्व हो गया, अगर तुम्हारा कोई सॉलिड डिसॉल्वेबल है तो उस केस में हम अलग केस पढ़ते हैं। सी का अलग केस पढ़ते हैं क्या, अगर इसमें डिसॉल्वेबल है, जैसे तुमने आइस है, आइस को तुमने पानी में मिक्स किया तो ये तो डिसॉल्व हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, तो इसके लिए अलग केस पढ़ा जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कितने तरीके से एंट्रोपी में पढ़ाने वाला हूँ। सी हो गया। अब आता है डी पॉइंट। डी होता है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, या मैं कहूँ मिक्सिंग ऑफ गैस। एंट्रोपी चेंज इन मिक्सिंग ऑफ गैस। अब देखो मिक्सिंग ऑफ गैस में भी दो केस आ सकते हैं,
या तो हम आइडियल मिक्सिंग कर सकते हैं या फिर हम नॉन आइडियल मिक्सिंग कर सकते हैं। या तो हम आइडियल मिक्सिंग कर सकते हैं या फिर हम नॉन आइडियल मिक्सिंग कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट भाई? या तो हम आइडियल मिक्सिंग कर सकते हैं या फिर नॉन आइडियल मिक्सिंग कर सकते हैं। चलिए, ये सारी कहानी तुम्हें पढ़नी है और इनकी सबसे खास बात जानते हो क्या है? तुम्हें दिखने में तो इतना ज़्यादा लग रहा है लेकिन है नहीं। इस केस में जो ये तुम्हारे केस है, अगर इस केस को मैं मान लेता हूं सी डैश, ये जितने भी तुम्हारे केस है चारों के चारों, पहले चारों केस, ये चारों केस तुम्हारे एक ही केस में पढ़े जाएंगे कि मतलब इन सब के लिए सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो हमें क्या पढ़ना है? केस फर्स्ट इनका पढ़ना है, सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में, लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग में, सॉलिड इन लिक्विड मिक्सिंग कब? जब सॉलिड पानी में डिसोल्व नहीं होता। तो ये चारों के चारों केस जो एक सीक्वेंस में है, ये ए बी सी और सी डैश, ये सी मतलब सी मान लो इसको, ये चारों के चारों केस 1 में पढ़े जाएंगे। जब तुम्हारा सॉलिड वाटर में डिसोल्व हो जाता है तो उसके लिए हम केस सेकंड पढ़ेंगे, राइट? और जब तुम्हारी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग देखी जाती है तो आइडियल मिक्सिंग के लिए ही बस हमें पढ़ना है, क्योंकि नॉन आइडियल मिक्सिंग के लिए तुम्हारा प्रोसेस सेम हो जाएगा जो तुमने पहले में देखा था बस। और ये क्या हो गया? केस थर्ड हो गया। तो तुम्हें देखो क्वेश्चन कितने तरीके से आ सकते हैं। क्वेश्चन तुम्हें सॉलिड में सॉलिड में मिक्स कर सकता है, लिक्विड का लिक्विड में, सॉलिड इन लिक्विड जब डिसोल्व नहीं हो रहा तो इन सब के लिए एक फॉर्मूला एक केस में पढ़ा जाता है। जब सॉलिड लिक्विड में डिसोल्व हो जाता है उनके लिए सेकंड केस बन जाता है, वो अलग केस में पढ़ा जाता है। और जब तुम्हारी मिक्सिंग एंट्रोपी देखी जाती है, अगर आइडियल मिक्सिंग हो रही है, नॉन आइडियल मिक्सिंग हो रही है, तो आइडियल मिक्सिंग के लिए सिर्फ केस पढ़ना है, क्योंकि नॉन आइडियल मिक्सिंग के लिए मैं तुम्हें केस पढ़ा चुका हूं। सबसे पहला जो मैंने केस पढ़ाया था कि फेज सेम है और वेरिएबल डिफरेंट है, वो नॉन आइडियल मिक्सिंग का ही केस था। तो नॉन आइडियल मिक्सिंग मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो बस हमें ये 3 केस पढ़ने हैं और फिर उसके बाद तुम्हारी एंट्रोपी खत्म हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं केस नंबर फर्स्ट। देखो केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक बात बताओ, जो भी हमने चेंज देख रहे हैं, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, सॉलिड को वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं लेकिन डिसोल्व नहीं हो रहा, ये सारे के सारे एक केस में पढ़े जाएंगे। देखो तुम्हारे पास सपोज करो कि तुम्हारे पास 2 सब्सटेंस है, ए और बी, राइट? अब हम इनको मिक्स कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि इसके लिए n नंबर ऑफ मोल है, ये जो सब्सटेंस है इसके लिए हीट कैपेसिटी Cp1 है, राइट? और इसके लिए जो टेम्परेचर है वो Tc है, राइट? Tc मतलब कि कोई टेम्परेचर Ta मान लो या Tb मान लो। मैं Tc क्या मान रहा हूँ कि मैं मान रहा हूँ कि जो A बॉडी है वो कोल्ड है और जो B बॉडी है वो तुम्हारी हॉट है, राइट? B के लिए क्या हो जाएंगे? Nb हो जाएंगे। चलो इसके लिए Nb, इसके लिए Na ले लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। Na N1 ही लो, चलो इसके लिए N1 मान लो। और जो टेम्परेचर है A वो कोल्ड बॉडी है, उसके लिए C है, इसके लिए Nb, इसके लिए Cp2 ले लो, Cp1, राइट? क्लियर है? और इसके लिए जो टेम्परेचर वो क्या है? TH है। बोलो पॉइंट क्लियर है? हमारे पास 2 सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस के n नंबर ऑफ मोल है, मोल हो या मास हो, ध्यान रखना, मोल हो या मास हो, मोल हो उसकी हीट कैपेसिटी तुम्हें गिवन है, Tc उसका टेम्परेचर है, 20 सब्सटेंस है उसके नंबर ऑफ मोल Cp2 ये सब्सटेंस है। दोनों अलग अलग रखे हैं, दोनों के दोनों अलग अलग रखे हैं, इस तरीके से बॉक्स में और ये इस तरीके से बॉक्स में रखे हुए, राइट? मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। जैसे ही मिक्स किया तो इनका मोल ये इस तरीके से कंटेनर बन गया, राइट और रॉन्ग? अब इसके अंदर N1 भी है, इसके अंदर N2 भी है, इसके अंदर Cp1 भी है, इसके अंदर Cp2 भी है। अब एक बात बताओ, एक का टेम्परेचर TH था और एक का टेम्परेचर Tc था, अमाउंट तो आ गया,
पॉइंट क्लियर है कि अमाउंट तो आ गया, अब मुझे बताओ टेम्परेचर चेंज क्या होगा। तो टेम्परेचर चेंज इन दोनों सब्सटेंस में जब तुम ये मिक्सचर बना दोगे, ये क्या है आफ्टर मिक्सिंग का है, ये आफ्टर मिक्सिंग है ना, तो आफ्टर मिक्सिंग के बाद जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर आके टी फाइनल पर रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो इस पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर जो होगा वो टी फाइनल ही होगा। तुम ये नहीं कर सकते कि टी एच प्लस की टी सी बाई 2, नहीं कर सकते। रीजन आगे दूंगा कि कब करते हैं वो। ये नहीं कि तुमने दो अमाउंट मिक्स किया, एक का 80 टेम्परेचर एक का 100 टेम्परेचर, दोनों को मिक्स कर दिया। वो सारी की सारी चीज डिपेंड करती है अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड करती है, मास के ऊपर भी डिपेंड करती है। तुम्हारे मन में क्या रहता है कि दो टेम्परेचर है, एक का 80 एक का 100 है, दोनों सब्सटेंस को मिक्स कर दो तो टेम्परेचर एवरेज हो जाएगा। ना मुन्ना ना, टेम्परेचर ऐसे एवरेज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूं कि ये दोनों जब मिक्स किए, इसका टेम्परेचर Ts था, इसका Tc था, और जो फाइनल टेम्परेचर पहुंचा इस मिक्सचर का वो Tf है। अब तुम्हें बताना है कि टोटल एंट्रोपी चेंज जो मिक्सचर की हुई है वो कितनी हुई है। समझे कि नहीं समझे? बोलो समझे कि नहीं समझे? अब एक बात देखो, अब इसमें दो केस आते हैं कि जो तुम्हारी टोटल एस मिक्सिंग होगी वो क्या होगी कि सब्सटेंस ए में कितना चेंज आया है एंट्रोपी में और सब्सटेंस बी में कितना चेंज आया है, राइट और रॉन्ग। या मैं सिंपल सी बात करूं, सब्सटेंस ए जो कि कोल्ड बॉडी थी उसमें कितना चेंज आया है और जो कि हॉट बॉडी थी उसमें कितना चेंज आया है, वही तो हमारी टोटल एंट्रोपी होगी। अब तुम्हें पता है कि अगर मैं सब्सटेंस ए की एंट्रोपी निकालूं एस ए, कांस्टेंट प्रेशर है तो कितना हो जाएगा N1 CP1 Ln T फाइनल अपॉन में TC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे सुन लो, फेस तो सेम ही रहेगा। ये मेरी आंख पाड़ के मत देखा करो मेरी तरफ, तुम ऐसे पागलों की तरह कैसे लिख दे सर आपने ये फॉर्मूला। अरे फेस तो सेम ही रहेगा, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करोगे तो लिक्विड ही तो बनेगा, लिक्विड को लिक्विड मिक्स करके कुछ और बना दोगे क्या? सॉलिड को मिक्स करोगे तो सॉलिड ही तो रहेगा, सॉलिड को मिक्स करके कुछ और बना दोगे क्या? तो जब फेस सेम रहेगा तो सबसे पहला स्टेप लगेगा कि नहीं? जब फेस सेम है, वेरिएबल डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा एसए के लिए N1 CP1 Ln TF अपॉन में TC, या एंट्रोपी चेंज फॉर कोल्ड बॉडी लिख सकता हूं इसको मैं। SB कितना हो जाएगा N2 CP2 Ln T फाइनल अपॉन में TH आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे फाइनल टेम्परेचर तक ही पहुंच रहा है, तो ये एंट्रोपी चेंज क्या आ गया, हॉट बॉडी के लिए आ गया कि नहीं आ गया? बोलो आया कि नहीं आया? अब जब टोटल एंट्रोपी निकालोगे तो टोटल एंट्रोपी SA प्लस SB को ऐड करोगे तो एस मिक्सिंग आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर TC तुम्हें गिवन है, बात ठीक है, TH भी तुम्हें गिवन है, वो भी बात ठीक है, लेकिन सर T फाइनल कैसे निकाले? T फाइनल तुम कैसे निकालोगे? बस उसी की तो कहानी है सारी की। तो T फाइनल निकालने के लिए फॉर T फाइनल वी विल अप्लाई द रूल हीट ऑफ कंजर्वेशन। वी विल अप्लाई द रूल हीट कंजर्वेशन। एक बात बताओ, तुम्हारे पास दो बॉडी है, ये क्या है, A बॉडी कोल्ड बॉडी है, B क्या है, हॉट बॉडी है, राइट। अब जो B बॉडी है हॉट, वो क्या करेगी, हीट को रिलीज करेगी। अरे हीट को रिलीज करेगी कि नहीं करेगी? और जो ये कोल्ड बॉडी है ये हीट को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? तो मतलब कि जो तुम्हारी हीट रिजेक्ट होती है विल बी इक्वल टू होता है हीट एक्सेप्ट के, या तुम्हें मैं कहूं कि जितनी भी हीट रिलीज होती है विल बी इक्वल टू होगा हीट ऑफ एक्सेप्ट। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं लिखना चाहूं कि जो तुम्हारी डेल्टा H हीट रिलीज हुई है वो इक्वल टू होगी डेल्टा H हीट रिजेक्ट के। अब जो हीट रिजेक्ट हो रही है उसमें नेगेटिव साइन आएगा और जो हीट तुम्हारी एक्सेप्ट हो रही है उसमें पॉजिटिव साइन आएगा। बोलो, अरे बोलो। ऐसे देखो मत, बस बता रहा हूं मैं। तो ये कितना हो जाएगा माइनस के क्यों, जो तुम्हारी हीट रिजेक्ट हो रही है। अरे हीट को एंथैल्पी की फॉर्म में लिख लेते हैं। हीट क्या होगी, एक्सेप्ट या हीट गेन या हीट लॉस्ट इक्वल टू गेन, कुछ भी लिख लो, सारी बातें सेम है। जितनी हीट लॉस्ट होगी इतनी गेन करेगा, तो जहां से लॉस्ट करेगा उसके लिए नेगेटिव साइन आएगा, जहां पे गेन करेगा उसके लिए पॉजिटिव साइन आएगा। तो बस कुछ नहीं, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस चल रहा है तो हीट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एंथैल्पी।
अब देखिए, ये सब नोट कर लिया ना, सब नोट किया ना, चलो रफ कर रहा हूं मैं इसको। ध्यान से देखो अब चीजें। तो तुम्हारे पास जो तुम्हारी ए बॉडी थी, या मैं कहूं कि तुम्हारे पास जो डेल्टा एच बी थी वो हॉट थी, वो हीट को रिलीज करेगी, तो उसके लिए नेगेटिव साइन इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच ए जो हीट को एक्सेप्ट करेगी, ऐसे लिख सकता हूं। एंथैल्पी इक्वल टू क्या होता है, माइनस के सी पी टी फाइनल माइनस के टी एच इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस सी पी टी फाइनल माइनस के टी सी। अब बी बॉडी के लिए हीट कैपेसिटी कितनी है, C2, और अमाउंट कितना दे रखा है, N2, राइट। कोल्ड बॉडी के लिए कितना है, N1 और CP1। बोलो ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? अरे जो तुम्हारी हीट रिजेक्ट करेगा उसके आगे नेगेटिव साइन, जो एक्सेप्ट करेगा उसके सामने पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तुम्हारी हॉट बॉडी थी, हॉट बॉडी में से हमेशा हीट रिजेक्ट होगी तो वहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। जो तुम्हारी कोल्ड बॉडी होगी उससे हीट एक्सेप्ट होगी, हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा। क्लियर है पॉइंट? अब देखो ध्यान से, बस अब मुझे कुछ नहीं करना, टी फाइनल निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, देखो ध्यान से, माइनस के N2 CP2 टी फाइनल प्लस के N2 CP2 TH इज इक्वल टू N1 CP1 टी फाइनल माइनस के N1 CP1 TC। पॉइंट क्लियर है? अब देखो ध्यान से, कितना हो जाएगा, देखो N1 CP1 टी फाइनल प्लस के N2 CP2 टी फाइनल इक्वल टू N1 CP1 TC प्लस के N2 CP2 TH। टी फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा N1 CP1 TC प्लस के N2 CP2 TH अपॉन में N1 CP1 प्लस के N2 CP2। बस आ गया तुम्हारा रिलेशन। जो तुम्हारा टी फाइनल होता है ये तुम्हारा टी फाइनल होता है। क्लियर है पॉइंट? तो टी फाइनल किसके आ गया, N1 CP1 TC प्लस के N2 CP2 TH अपॉन में N1 CP1 प्लस के N2 CP2। अब यहाँ से तीन केस अराइज हो सकते हैं, दो ही केस हो रहे हैं अराइज। तो दो केस क्या हो सकते हैं कि तुम्हारा सबस्टांस सेम हो, और जब सबस्टांस तुम्हारा सेम होगा तो उसकी हीट कैपेसिटी भी सेम होगी। इसको रफ कर रहा हूं मैं, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी ये सब तुमने लिख लिया होगा। यहां से देखो, यहां से भी केस बन जाएंगे। केस क्या बनेगा, केस फर्स्ट क्या है कि अगर तुम्हारा CP1 इज इक्वल टू CP2 हो जाए, अगर तुम्हारा CP1 इज इक्वल टू CP2 हो जाए तो तुम्हारा टी फाइनल कितना हो जाएगा, N1 TC प्लस के N2 TH अपॉन में कितना हो जाएगा, N1 प्लस के N2। क्लियर है पॉइंट? जैसे तुम्हारे पास CP1 CP2 की इक्वल हो जाए, आयरन आयरन में मिक्स कर दिया, दोनों के लिए हीट कैपेसिटी सेम होगी, कोई लिक्विड लिक्विड में मिक्स कर दिया, दोनों के लिए हीट कैपेसिटी सेम होगी, तो उसके लिए टी फाइनल सिर्फ अमाउंट और हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। केस नंबर सेकंड, केस सेकंड क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास CP1 इक्वल टू CP2 हो जाए और N1 इक्वल टू N2 हो जाए, मतलब अमाउंट भी सेम हो जाए और सब्सटेंस भी सेम हो जाए। पहले केस में क्या था, सिर्फ सब्सटेंस सेम था। पहले केस में क्या था कि सिर्फ सब्सटेंस सेम था, लेकिन सेकंड केस में उसने क्या किया, सब्सटेंस भी सेम रखा और उसने अमाउंट भी सेम रखा। देखो इसके लिए कितना हो जाएगा, तो टी फाइनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब CP1 CP2 दोनों इक्वल हो गए तो जब उस वैल्यू में पुट करोगे तो सब कुछ कट जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, TH प्लस के TC बाई 2
ये केस है जिस केस में तुम्हारा टेम्परेचर एवरेज आता है दोनों टेम्परेचर के। जानते हो कैसे? अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि तुम्हारा पानी है वो क्या है 30 ग्राम है और उसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, राइट। और दूसरा भी तुम्हारा पानी है और उसका जो टेम्परेचर है वो भी 30 ग्राम है और उसका जो टेम्परेचर है वो 80 ग्राम है, 80 डिग्री सेल्सियस है। तो इस केस में मुझे बताओ कि टी फाइनल कितना होगा। तो टी फाइनल के लिए तुम क्या देखोगे, दोनों का अमाउंट सेम है, इसका भी अमाउंट सेम है, तो टेम्परेचर दोनों का क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो जो तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर पानी का आके रुकेगा 50 + 80/2 पर आके रुकेगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? बोल दो। अब कुछ नहीं, अब तुम्हारे पास टी फाइनल निकल के आ चुका है। एंट्रोपी मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, कोल्ड बॉडी के लिए, हॉट बॉडी के लिए, उसमें टी फाइनल की वैल्यू पुट करो। और बहुत मैक्सिमम केस होता है कि तुमसे टी फाइनल ही पूछता है, तुम्हें बहुत मैक्सिमम है कि मैक्सिमम केस में टी फाइनल ही पूछेगा। क्लियर है? अरे टी फाइनल का क्लियर है, अमाउंट का, सब्सटेंस का, पहले 4 में यही लगेगा। सॉलिड की सॉलिड में मिक्सिंग कर रहे हो, लिक्विड की लिक्विड में मिक्सिंग कर रहे हो, सॉलिड की लिक्विड में मिक्सिंग कर रहे हो लेकिन सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो पहले भी जो 3 केस है उनमें यही सेम चीज लगेगी जो मैंने तुम्हें पढ़ाई है अभी। क्लियर है कि नहीं है? अरे बोल दो भाई। चलिए आइए, टी फाइनल तुम्हारा निकल चुका है। अब तुम कोई भी क्वेश्चन कर लेना, कोई भी बुकलेट लगाओ, जो मन करे बस। चलिए सेकंड केस पे बात करते हैं।